एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोला जा रहा है, फर्स्ट का पहला पार्ट देखो सभी। दी टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ठीक है ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले क्वेश्चन को समझो। जो टैक्सी वाला है वो शुरुआत में पहले किलोमीटर के तो ₹15 लेता है, उसके बाद जितने किलोमीटर उस पर ट्रेवल करोगे तो हर किलोमीटर का वो ₹8 ले रहा है, यानी कि ₹8। तो देखो तुम यहां से, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया तुमसे, पहले के फर्स्ट पार्ट में मतलब फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15 एंड एडिशनल चार्ज हमें दिया गया है ₹8 पर किलोमीटर। बता भाई, यहां तक कोई डाउट है? अब सीक्वेंस की अगर हम बात करें, मतलब क्वेश्चन में तुमसे ये बोला जा रहा है कि मुझे ये बताओ क्या ये सीक्वेंस जो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो एपी का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि हर जगह का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब यहां पर सीरीज तुम्हारे पास क्या बनेगी, देखना सीरीज किस हिसाब से बन के आएगी। तुम्हारे पास शुरुआत के पहले किलोमीटर के तुमने ₹15 दे दिए, ₹15 दे दिए। उसके बाद जितने किलोमीटर तुम चलोगे हर किलोमीटर के हिसाब से तुम उसको ₹8 दोगे। मतलब तुम दूसरा किलोमीटर चलोगे तो 15 दोगे ही दोगे, और क्या दोगे उसके साथ +8। फिर जब तीसरा किलोमीटर चलोगे तो 15 + 16 डेड करके, यानी कि रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 15, 8 और 5 23। अब देखो 6 और 5 11 कैरी 1 यानी कि 31 डेड करके। अब तुम देखो यहां से इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 8 है। मतलब कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब तुम लिखोगे यहां पर दिस सीरीज बिलोंग्स टू एपी। बताओ यहां तक किससे कोई डाउट हो? क्लियर है? अब इसके बाद सेकंड पार्ट और समझ लो, उसके बाद एक साथ में नोट कर लेना। पहले पार्ट में हमें ये समझ में आ गया कि ये सीरीज हमारी एपी में है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम समझा रहे, पहले समझना। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये बोला गया क्वेश्चन में कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, जितनी एयर सिलेंडर में प्रेजेंट है, तो जो वैक्यूम पंप है ना, तो जो वैक्यूम पंप है वो एक बार में 1/4 एयर को क्या कर देती है, वो मतलब निकाल देती है सिलेंडर से। तो एक बार क्वेश्चन को समझो। मतलब अगर मैं सीरीज की बात करें तो पहले समझना, यहां पर तुम डायरेक्टली यहां पर देखना, पहले हमने इनिशियली पहले लेट कर लिया। मैंने लिखा लेट विद द वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, प्रेजेंट इन सिलेंडर इज इक्वल टू बी। क्लियर है ना? मतलब हमने तुमसे ये बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर में शुरुआत में एयर का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। क्लियर है यहां तक? बताओ किसी को डाउट हो? मैंने ये मान लिया कि शुरुआत में जो सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम बी प्रेजेंट है। बताओ यहां तक किसी को डाउट हो? क्लियर है? अब तुम लॉजिक को समझना, लॉजिक को ये समझना कि सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पहले उसके अंदर बी वॉल्यूम होगा। बताओ कोई डाउट हो? बी वॉल्यूम है और वैक्यूम पंप है वो 1/4 जो पार्ट है उसका रिमूव कर देती है। तो इसका मतलब क्या है बताओ मुझे जल्दी से। वॉल्यूम अगर बी है तो बी में से वैक्यूम पंप 1/4 बी माइनस कर देगी, माइनस करेगी, तो रिमेनिंग तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम बचा है, यानी कि b माइनस 1/4 बी, तो 3/4 बी बचा हुआ है, 3/4 बचा। अब जो रिमेनिंग वॉल्यूम तुम्हारे पास बचा है ना, तो रिमेनिंग वॉल्यूम जैसे ही तुम्हारे पास इसमें बचा हुआ है तो उसमें से यानी कि 3b/4, तो इसमें से भी वो माइनस कितना करेगी 1/4। पहले लॉजिक समझना आप। मतलब ये था कि जितना वॉल्यूम बचेगा उसके अंदर उसका वो 1/4 पार्ट माइनस करेगी, वैक्यूम पंप उतनी हवा निकाल देगी बाहर। जब तुम्हारे पास वॉल्यूम बी था
तब इसने वैक्यूम पंप ने 1/4 भी माइनस कर दिया। अब जब तुम्हारे पास 3/4 भी बचा है तो इसमें से ही वो 1/4 पार्ट माइनस किसका करेगी, 3b/4 का। ये चीज, ये लॉजिक समझ में आया नहीं आया? मतलब क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला जा रहा था, सिलेंडर के अंदर जितनी वॉल्यूम है उसका वो 1/4 हिस्सा, मतलब कि उसका 1/4 हिस्सा वो माइनस करती है, उसका 1/4 हिस्सा, जितने एयर आती है ना 1/4 हिस्से में, उतनी एयर वो बाहर कर देती है। तो मतलब शुरुआत में बी वॉल्यूम था तो 1/4 पार्ट बाहर कर दिया। अब तुम्हारे पास बचा है 3/4, इसका भी 1/4 हिस्सा बाहर कर दिया। अब मतलब कि 3/4 में से, 3/4b में से तुम 3b/4 4 जा 16, जब ये माइनस करोगे तो 4 4 जा 16, तो यानी कि 4 3 या 12b माइनस के 3b, 12 में से 3 को माइनस करो, कितना बचेगा, 9b/16। तो यानी कि अब तुम्हारे पास बचा है 9b/16। तो मुझे एक बात बताओ, 9b/16 बचा है, इसका भी वो कितना पार्ट रिमूव करेगा, 1/4। ठीक है, पहले भाई एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसके बाद जो भी डाउट है तब पूछना। पहले ये चीज समझ में आ रही है? क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था जो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम पंप लगी हुई है वो एक बार में सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर भरी हुई है उसका 1/4 हिस्सा बाहर कर देती है। तो मैंने ये माना कि इनिशियली सिलेंडर में बी वॉल्यूम था, बी वॉल्यूम का मतलब शुरुआत में बी जो एयर है वो प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, तो बी में से 1/4 हिस्सा माइनस कर दो, फिर इसका पार्ट माइनस करने पर 3/4 भी बचा है, तो 3/4 में से भी तुम 3/4 का भी 1/4 हिस्सा माइनस कर दो, फिर इसमें भी बचेगा 9b/16, तो 9b/16 का भी 1/4 हिस्सा माइनस कर दो। तो तुम्हारे पास क्या सीरीज बची हुई है एक बार देखना यहां पर सभी, अभी समझ में आ जाएगा सभी को। b में से 1/4 को माइनस करोगे तो बचेगा 3b/4, कॉमा जब तुम 3b/4 में से 1/4 3b/4 को माइनस करोगे तो रिजल्ट निकला था 9b/16। अब हम तीसरे रिजल्ट की बात करें तो तीसरे रिजल्ट का मतलब क्या है कि 9b/16 में से तुम माइनस कर दोगे 9b/64, एलसीएम 64 आ गया, तो 16 4 यानी कि 36b माइनस के 9b, तो इसका मतलब रिजल्ट कितना बचेगा, 16 में से 9 को माइनस करो, 27/64b, यानी कि 27/64b, और डेड करके और भी आगे सीरीज होगी। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है? यहां तक सभी को लॉजिक क्लियर हुआ? अब तुम देखना यहां से इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस तुम्हें अच्छे से समझ में आने वाला है। देख, अगर मैं यहां से इनका डिफरेंस अगर हम चेक करें तो डिफरेंस चेक करने का मतलब क्या है, तुम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 9b/16 में से 3b/4 को माइनस करो तो एलसीएम आ गया 16, और ये क्या 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12, यानी कि क्या बचेगा यहां पर माइनस के 3b/16, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आ गया माइनस के 3b/16। बताओ यहां तो कोई डाउट है? मतलब सेकेंड टर्म में से जो तुमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो माइनस का 3b/16 आ गया। अब थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करो, 27/64 भी माइनस के 9b/16, मतलब एलसीएम आ गया 64, 27b माइनस 16 4 जा और 9 4 जा होते हैं 36, तो 16 में से 7 को माइनस करो, कितना बचेगा, 9 बचेगा, माइनस के 9b/64, मतलब यहां पर रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास माइनस के 9b/64, और ये कैंसिल भी नहीं होंगे। तो जब ये कैंसिल नहीं होंगे तब एक बात बताओ मुझे, दोनों जगह का डिफरेंस कैसा आया है, डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंस हमारे पास माइनस 3b/16 है और वो वाला डिस्टेंस माइनस के 9b/16 है, तो तुम लिख दोगे d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो दिस सीरीज इज नॉट बिलोंग्स टू AP। ठीक है, नोट करो इसको। इसका सेकंड पार्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। देखो अगर सेकंड पार्ट तुमने समझ लिया तो समझ लो तुम सब समझ गए फिर, क्योंकि वही थोड़ा सा टफ था, बाकी सब इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर
मतलब शुरुआत के 1 मीटर तक की कुएं की खुदाई के जो रुपया है वो 150 है, 150, एंड राइजेज 50 रुपीज फॉर ईच सबसेक्वेंट मीटर्स, यानी कि उसके बाद हम जितने मीटर की एक्स्ट्रा खुदाई करेंगे तो पर मीटर के हिसाब से वो उसके कितने रुपीज हैं, ₹50। यानी पहले तो क्वेश्चन पर सभी ध्यान दो। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट के पहले पार्ट की तरह है बिल्कुल, यानी कि यहां पर जो तुम्हें दिया गया पहले उसको लिखो, यानी कि गिवन दैट में हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर ₹150, उसके बाद एडिशनल चार्ज, तो एडिशनल चार्ज है तुम्हारे पास ₹50 पर किलोमीटर, ठीक है, ₹50 पर किलोमीटर। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट हो? अब देखो यहां से सीरीज हमारे पास क्या जनरेट होगी, सीरीज में ये बोला गया जो कुएं की खुदाई हो रही है, शुरुआत का जो पहला मीटर है उसमें तो उसके 150 रुपए है, मतलब पहला मीटर अगर वो खोदेगा तो उसको 150 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद जितने ज्यादा मीटर वो खोदता चला, जैसे मान लो एक के बाद दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, फिर हर मीटर के हिसाब से उसे 50 रुपए मिलेंगे। मतलब पहले मीटर के तो उसके बाद 150 रुपए हैं, और दूसरे मीटर के 150 फिर प्लस 50, तीसरे मीटर की बात करें तो 150 प्लस के 100, इस तरह से इंक्रीज होते चले जाएंगे। यानी कि 150, 200, 250। अब तुम ये देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे 50, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करोगे 50, यानी कि दोनों केस में कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है, तो लिख दोगे यहां पे सो दिस सीरीज, ठीक है, दिस सीरीज बिलोंग्स टू एपी, ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखो सभी, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ₹8% पर एनम। ये बोला गया भाई 10,000 रुपए जब तुमने जमा किए तो उसका तुम्हें सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के हिसाब से मिल रहा है। तो पहले ध्यान दो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मैं तुम्हें डिफरेंस बता दूं। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है एवरी ईयर तुम पर एक ही ब्याज पड़ेगा और केवल प्रिंसिपल पर ब्याज पड़ेगा, तो वो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ही सेम होते हैं। लेकिन जब 1 साल के बाद जब दूसरी साल में जब हम जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज जितना होता है वो भी प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, तो उस पर भी ब्याज लगने लगता है, वो ब्याज तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम तुम्हें समझाएं तो ब्याज पर ब्याज लगना ही क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंजेशन आएगा क्योंकि उसका प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पर ध्यान दो, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर भाई ध्यान देना सभी। तुम्हारे पास अभी प्रेजेंट टाइम गिवन दैट में प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 और रेट दिया गया है 8%, और उसके बाद टाइम पहला मान लो 1 ईयर। तो पहले समझना सभी, मैं तुम्हें एक बार केस बता दूं। प्रिंसिपल में मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता। अगर बोला यह जाता कि तुम पर केवल सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो हर बार प्रत्येक साल का ब्याज सेम रहता, और ब्याज सेम रहने का मतलब है डिफरेंस सेम रहता। लेकिन अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो डिफरेंस चेंज होगा। देखो कैसे, मैं अगर केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो सीआई और पीआई मतलब सीआई और एसआई दोनों ही बराबर होंगे। तो पहले तुम अमाउंट निकालो, तो अमाउंट या डायरेक्टली तुम एसआई का फॉर्मूला लगाओ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बोलो मत, केवल ध्यान दो इस पर। प्रिंसिपल हमें दिया गया 10,000 मल्टीप्लाई रेट है 8%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारे पास आ गया 800 रुपए। ये 800 रुपए साधारण ब्याज है 1 साल का, एनुअली, ठीक है ना, 1 साल का साधारण ब्याज है। जब तुम दूसरी साल में जाओगे तो साधारण ब्याज तो सेम रहता, साधारण ब्याज केवल इस पर ही लगेगा हमेशा।
अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट पहली साल का हो और चाहे सिंपल इंटरेस्ट 10 साल बाद का हो, वो हमेशा एक ही रहता है। उसका रीजन है वो साधारण ब्याज हमेशा अमाउंट पे लगता है, सॉरी प्रिंसिपल पे लगता है। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज अमाउंट पर लगता है। देखो यहां से अगर मैं अमाउंट अगर निकालें तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस के एसआई, और प्रिंसिपल था तुम्हारे पास 10,000 और अमाउंट था 800, तो ये हो जाएगा 10,800। मतलब ये अमाउंट जो है वो दूसरी साल सेकेंड ईयर ये नए प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा। 10,800 ये प्रिंसिपल हो गया और वो रेट तुम्हारे पास चल रहा 8%। तो जब दोबारा तुम इसका साधारण ब्याज निकालोगे, साधारण ब्याज का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया 10,800, रेट हो गया 8 और टाइम चल रहा 1। 2 0 से 2 0 कट कर दो तो SI इक्वल तुम्हारे पास आ जाएगा 8 8 जा 64 यानी कि 864। देख लो दोनों में डिफरेंस समझो। पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 800 रुपए था, फिर दूसरी साल अमाउंट पर ब्याज लग रहा है यानी कि इस वाले 800 पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज लग रहा है, तब साधारण ब्याज कितना निकला है 864, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट निकालो तुम यहां से, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था तुम्हारे पास 10,800 और तुमने यहां पर 864 को और प्लस कर दिया, तो नया अमाउंट बन गया 64 और 16 यानी कि 10,000, ठीक है, यानी कि लिखोगे यहां पर 11,664 रुपीज हो गए। और ये नया अमाउंट किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रिंसिपल की तरह। अब केस सेकंड देखो तुम, केस सेकंड की अगर हम बात करें, केस सेकंड, केस थर्ड बन रहा है ना ये वाला। देखो अब साधारण ब्याज निकालो यहां से, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, तो SI इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई रेट है 800 और अपॉन 1 यानी कि 100। तो अब तुम्हारे पास मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 और 3 51, 8 6 जा 48, 48 और 5, 48 में 2 प्लस करो 50 यानी कि 53 कैरी 5, 8 बन जा 8, 8 और 5 कितने होते हैं 13 कैरी 1, 8 और 9 यानी कि अपॉन में आ गया 100। डिवाइड दे दोगे तो 933 रुपए पॉइंट 12। अब तुम देखो सीरीज की अगर हम बात करें, सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज तुम केवल ब्याज पर देखना। ब्याज की अगर हम बात करें तो पहली साल का ब्याज कितना आ रहा था 800 रुपए, मतलब पहली साल का ब्याज तुम्हारे पास 800 रुपए आ रहा है और दूसरी साल का ब्याज कितना आया 864 यानी कि 864, और तीसरी साल का ब्याज कितना आया 933.2 डैश करके। अब तुम इनका अंतर देखो, यहां तो अंतर 64 आ गया और यहां अंतर देखो डिफरेंस, मतलब यहां का डिफरेंस क्या आएगा, मतलब यहां पर तुम आ गया 0.12 और 13 में से 4 को माइनस करो 9 और 12 में से 6 को माइनस करो यानी कि 6, तो यानी कि ये आया, देखो ये आया 64 और ये आया 69.12। क्या ये दोनों डिफरेंस आपस में बराबर है? जब ये दोनों डिफरेंस आपस में बराबर नहीं है तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस सीरीज नॉट बिलोंग्स टू AP। सो दिस सीरीज, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू AP, नॉट बिलोंग्स टू AP। केवल लॉजिक को समझो, ठीक है ना। अगर तुम्हारे लॉजिक्स अगर क्लियर हैं तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी तुम्हें ये चीज तो पता होनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ यही अंतर होता है, केवल प्रिंसिपल पर, केवल मूलधन पर ब्याज जो लगता है वो होता है साधारण ब्याज, और ब्याज पर भी ब्याज लगता है वो तुम्हारा कौन सा ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बताओ किसी कोई डाउट तो नहीं है, नोट करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ओवरऑल 4 पार्ट थे, हम लोगों ने चारों पार्ट को ढंग से समझा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर ध्यान देना सभी। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है A इक्वल 10 एंड D इक्वल 10। पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना, इसके 5th पार्ट है, 5th पार्ट में से केवल 2 पार्ट हम समझाएंगे, रिमेनिंग 3 पार्ट्स तुम्हें करने होंगे। तो पहले पार्ट में हमें दिया गया A इज इक्वल टू 10 और A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, तो मतलब पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों में दे दिए गए। अब क्वेश्चन में तुमसे ये बोला गया कि शुरुआत के 4 टर्म मुझे लिख के दिखाओ। तो एक बात बताओ, पहले हम लोगों ने AP की जनरल सीरीज पढ़ी थी, एज वी नो दैट
एज वी नो दैट जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्मूला था हमारे पास एपी इज इक्वल टू ए कॉमा ए प्लस डी और ए प्लस 2d ए प्लस 3d। मतलब जितने टर्म की हमें रिक्वायरमेंट है उतने टर्म यहां से हम निकाल सकते थे। अब ए और डी की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी ए की वैल्यू हमें दे देगी 10, उसका 10 प्लस के 10, ए की वैल्यू 10 है और 2 का मल्टीप्लाई डी में करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 और सेम कंडीशन यहां पर है 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है ना, डेट डैश करके। तो एपी इक्वल हमारे पास आ जाएगी 10, 20, 30 और 40। तो ये हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में तुमसे बोला गया था कि तुम्हें 4 टर्म निकालने, 4 टर्म। तो 4 टर्म की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, तो यहां तक हमें केवल फाइंड आउट करने थे, तो हमने देखो यहां तक फाइंड आउट कर लिए। मतलब हम डेट डैश करके इनफाइनाइट तक सो नहीं करेंगे, केवल हमें 4 टर्म निकालने थे तो 4 टर्म हमने निकाल लिए। बताओ किसी को डाउट है? अब इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 5th वाला और देख लो। क्वेश्चन नंबर 5th करने से पहले 2nd और 3rd और 4th ये तीनों क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज मेथड्स होने हैं। तुम्हें ए और डी की वैल्यू दे दी गई है, तुम्हें फाइनली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बताओ कोई डाउट है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 5th देखो, यहां से 5th वाले क्वेश्चन में ए इक्वल हमें गिवन है माइनस के 1.25 और डी इक्वल गिवन है माइनस का 0.25। देखो प्लस माइनस भी अगर तुम्हें नहीं आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम वाली बात है फिर, ठीक है ना। फिर हम तुम्हें 4 क्वेश्चन जो 3 ये मैंने छुड़वा दिए ना, ये भी अगर हम करवा दें वो भी तुम्हारे लिए कम पड़ेंगे। फिर तो प्लस माइनस तो तुम्हें आने चाहिए। अभी तो सीधे फॉर्मूले हम ए और डी की वैल्यू को पुट करेंगे और सीधा रिजल्ट हमें मिलने वाला है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि शुरुआत के 4 टर्म हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 4 टर्म का मतलब हम जनरल फॉर्मूले से यहां पर यूज करेंगे। तो 4 टर्म तुम देखो यहां से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई 4 टर्म हमारे पास है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो देखो यहां से ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 1.25 और ए की वैल्यू है माइनस के 1.25 और प्लस डी दिया गया माइनस के 0.25 और ठीक है। और तीसरा टर्म मेरे पास क्या है? तीसरा टर्म है हमारे पास ए प्लस के 2d। तो ए हमें कितना दिया गया है? माइनस के 1.25 और 2 मल्टीप्लाई डी और डी की वैल्यू है 0.25, वो भी माइनस का। और तीसरा टर्म मेरे पास, चौथा टर्म हमें दिया गया ए, तो ए की वैल्यू है माइनस के 1.25, ठीक है, माइनस के 1.25, स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। पहले इसको एक बार देख लो सही से। तुम्हें 4 टर्म फाइंड आउट करने, तो ऐसे देखो, एक हमें ए चाहिए, ए प्लस डी चाहिए, ए प्लस का 2d चाहिए और ए प्लस का 3d चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से ए की वैल्यू तो थी मेरे पास माइनस के 1.25 और ए की वैल्यू है माइनस के 1.25 और डी की वैल्यू है माइनस के 0.25, ठीक है। और ए प्लस 2d, तो ए की वैल्यू है माइनस के 1.25 और 2 का मल्टीप्लाई अगर 0.5 में करो तो 0.50। अब ए की वैल्यू है माइनस के 1.25 और जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस के 0.75। ये तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब तुम सीरीज के अकॉर्डिंग, अब सीरीज के अकॉर्डिंग देखो यहां से एपी जो तुम्हारी बनी है, पहला तो है तुम्हारे पास माइनस के 1.25 और दूसरा देखो माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। मतलब यहां पर भी साइन माइनस का आ जाएगा। अब प्लस करो इसमें 5 और 5 10 कैरी 1 2 और 2 1 इनकी 5, मतलब कि माइनस के 1.50 और तीसरा टर्म तुम्हारे पास क्या निकलेगा? 3rd, इसको प्लस करो मतलब कि माइनस के 1.75 और जब तुम इनको प्लस करोगे तो ये निकलेगा माइनस के 2.0 और यही 4 टर्म है और यही तुम्हारा आंसर है। जो हमने तुम्हें 3 पार्ट छुड़वा दिए हैं, 2nd, 3rd एंड 4th, वो तुम्हें खुद से करने हैं, ठीक है। नोट करो क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया? फॉर दी फॉलोइंग एपीज राइट दी फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब जो भी तुम्हें एपी यहां पर गिवन है, तुम्हें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया 3rd का फर्स्ट पार्ट,
क्वेश्चन हमें गिवन है 3, 1, -1, -3 डेट डैश। अब क्वेश्चन में तुमसे बोला गया तो तुम्हें पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखो फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा 3, क्योंकि मैंने बोला था सीक्वेंस का पहला टर्म जो होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल हो गया 3। एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और डी इक्वल फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है हमारे पास 1 और ठीक है फर्स्ट टर्म है 3, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -2, और -2 ही हमारा कॉमन डिफरेंस है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? मतलब क्वेश्चन में तुमसे बोला गया कि तुम्हें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो पहला टर्म तो वही 3 हो गया, और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इन्होंने तुमसे ये नहीं बोला कि पहले चेक करो कि एपी है या नहीं है, इन्होंने पहले से ही बता दिया कि तुम्हें एपी गिवन है, यहां पर तुम्हें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो पहला टर्म 3 हो गया, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 1 है, और 1 में से तुमने 3 को कर दिया माइनस। अब जैसे सेकंड वाला पार्ट एक बार और देख लो इसका। सेकंड वाले पार्ट में यहां पर गिवन है -5, -1 और -3 और 7। तो देखो बिल्कुल एज इट इज मेथड हम यहां पर यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म यहां पर पहला टर्म इसका दिया गया -5, तो इक्वल कितना हो गया तुम्हारे पास -5। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ओवरऑल रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करो 5, तो आंसर आ गया तुम्हारे पास 4। मतलब फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास -5 है और कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास 4 है। इस वाले क्वेश्चन में ओवरऑल 4th पार्ट है, तो थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों ही पार्ट तुम्हें खुद से करने, डू योरसेल्फ। क्लियर है ना? किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें? नोट करो जल्दी से। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, थर्ड क्वेश्चन सभी क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन को पहले समझो। 4 वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओवरऑल इसमें अप्रोक्सीमेटली पार्ट दिए गए 15 पार्ट हैं, तो 15 पार्ट है। पहले क्वेश्चन के लॉजिक को समझो। क्वेश्चन में ये दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपीज। पहले ही बोला गया इसमें कौन कौन सी एपी हैं। अगर कोई भी एपी की फॉर्मेशन है इसमें, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो तुम उसका कॉमन डिफरेंस निकालो एंड राइट 3 मोर टर्म, यानी कि जितने टर्म लिखे हैं उसमें उससे 3 ज्यादा टर्म और लिखो। पहले तो तुम्हें यह जज करना है क्या ये एपी है या क्या ये एपी नहीं है। तो पहले देखो 4th का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 2, 4, 8 और 16। ध्यान देना सभी। अब मान लो ये एक सीरीज हमें गिवन है, हम सबसे पहले इसकी एपी को अगर हम चेक करें, तो एपी हम जब चेक करते हैं जब उसके कॉमन डिफरेंस अगर सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज एपी में होगी, अदरवाइज सीरीज एपी में नहीं होगी। मतलब अगर मैं यहां से D1 निकालें, बोर्ड पर ध्यान देना सभी, D1 अगर हम निकालें तो सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म यानी कि 2 बचा है यहां पर। अगर तुम D2 निकालो तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करो यानी कि 4 बचा। तो भाई देख लो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस सीरीज, ठीक है, दिस सीरीज नॉट बिलोंग्स टू एपी, नॉट बिलोंग्स टू एपी। अगर ये कॉमन डिफरेंस हमारे इक्वल होते, अब ये मत कहना कि भाई D1 और D2 तुम निकाल के देख लो वो दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर हो और तुम कहते हो सीरीज एपी में, ऐसा भी नहीं है। हम हर जगह के कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे और हर जगह का कॉमन डिफरेंस अगर हमेशा सेम आएगा तो वो सीरीज हमारी एपी में होगी। ठीक है, जैसे सेकंड पार्ट देखो इसका, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है, डेट करके ये सीरीज हमें गिवन है। अब तुम यहां से क्या चेक करने वाले हो कि तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या ये सीरीज एपी में है या सीरीज एपी में नहीं है। तो पहले कॉमन डिफरेंस चेक करो, मतलब D1, तो सेकंड टर्म में से तुम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 5 - 4/2। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहां पर हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया। ठीक है, अगर तुम्हें एलसीएम अगर नहीं करने आ रहे तो फिर मैथ पढ़ना भी नहीं चाहिए फिर। तो पहले ध्यान दो, यहां पर एलसीएम लेके मैंने यहां पर सॉल्व किया 5 - 4, तो यहां पर रिजल्टेंट आ गया तुम्हारे पास 1/2। अब अगर मैं यहां से D2 निकालें
तो थर्ड टर्म माइनस के फर्स्ट वो सेकंड टर्म, फिर से एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो 6 माइनस 5/2, ठीक है, 1/2। अब देखना मैंने D1 D2 निकाल लिया, तुम चाहो तो D3 भी निकाल दो, मतलब फोर्थ टर्म माइनस के थर्ड टर्म, तो जाएगा 7 माइनस के 6/2, तो रिजल्ट फिर से आ गया 1/2। तो तुमने देखा कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ठीक है। सो दिस सीरीज, ठीक है, दिस सीरीज बिलोंग्स टू एपी, दिस सीरीज बिलोंग्स टू एपी। ये सीरीज हमारी किस में बिलोंग करेगी? अब एपी में बिलोंग करेगी। बताओ भाई यहां तक किसी को डाउट है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया था मुझे मतलब 3 मोर टर्म और फाइंड आउट करने, मतलब जैसे ही तुम्हें ये पता लगता है कि सीरीज हमारी एपी में, तो जितने टर्म उसमें दिए जाएं उससे 3 ज्यादा टर्म निकालो। तो तुम देखना यहां से 7/2 है, इससे जब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे हम तो 7/2, फिर एक बार कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो 1/2, तो ये हो गया इससे आगे वाला टर्म। अब तुम देखो फिर इससे आगे वाला जब तुम टर्म निकालोगे ना, अब देखना यहां से इन दोनों को प्लस कर लो, तो इन दोनों को प्लस करने पर हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 8। अब क्योंकि इन दोनों को मैंने प्लस किया, अब इसके आगे वाला जो टर्म आएगा उसमें तुम फिर से 1/2 को प्लस कर दो। अब इन दोनों को प्लस करो, ये आ जाएगा 9/2, फिर से इसमें एक बार 1/2 प्लस कर दो, तो यहां रिजल्ट आ गया 8/2 और यहां रिजल्ट आ गया 9/2 और यहां रिजल्ट आ जाएगा 10/2, मतलब 4 उसके बाद 5, तो 4, 9/2, 5, ये 3 मोर टर्म हो गए। देखो अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम इसमें अगर हो रही है क्वेश्चन में करने में, तो इनके करने के हमारे पास और भी मेथड हैं। जैसे देखो तुम्हारे पास कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास 2 है, यहां तक तो क्लियर है ना। ये वाली सीरीज तुम्हारी एपी में है, ये चीज तुमने पता कर ली क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह का सेम आ रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था जो सीरीज हमारी एपी में है तो उसके आगे के 3 टर्म और फाइंड आउट करो, तो हमने तो इसके 3 टर्म ऐसे फाइंड आउट कर लिए। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो तुम देखो कैसे करोगे, मैं तुम्हें बता दूं। ये यहां पर ए हमें दिया गया, ए का मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 1/2 निकाल रहा। अब टर्म गिनो 1 2 3 4, मतलब 4 टर्म तो तुम्हें दिए गए हैं, तो तुम्हें टर्म कहां से निकालने हैं? तुम्हें निकालने हैं 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। भाई ये इतने 3 ही तो टर्म तुम्हें निकालने हैं जब तुम्हारे पास ओवरऑल इस वाली एपी में 1 2 3 4 मतलब 4 टर्म तो दे दिए गए हैं। वरना अगर तुम्हें ये समझ में आना तो इससे देख लो, अदरवाइज ये मेथड और भी सिंपल है, मतलब 1 2 3 4 टर्म दिए गए, 5 6 7 निकाल लो। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस के 4d, जिसमें a की वैल्यू दे दी गई तुम्हारे पास 2 है, a की वैल्यू हमें 2 दे दी गई है और उसके बाद कॉमन डिफरेंस दिया गया है 1/2, तो इससे इसको कट कर दो, ये 2 टाइम यानी इसका आंसर आ गया 4। अब 6 का मतलब होता है a प्लस के 5d, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस के 5 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब हम इसको क्या लिखते हैं 9/2। और 7 का मतलब है a प्लस के 6d, मतलब 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1/2, कट कर दो 3 टाइम और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये वाला मेथड हमारे पास और भी सरल है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे सर ये आपने a प्लस 5d ये कैसे लिख दिया है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें जनरल फॉर्मूला लिखवाया है, ठीक है ना। इसके लिए मैंने तुम्हें जनरल फॉर्मूला लिखवाया है, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं ठीक है, ये 5 ही होगा यहां पर, नोट करो इसको। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे ना उसमें देखो एक चीज कॉमन है अभी जो कि तुम्हें यहां पर सीखनी है। हम लोगों ने फॉर्मूला जब बेसिक प्रॉपर्टी, जब बेसिक कंसेप्ट इस अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा था तो हमने तुम्हें nth टर्म का फॉर्मूला लिखवाया था, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, पहले इस फॉर्मूले का यूज करना सीख लो। ठीक है, बोर्ड की तरफ सभी ध्यान दो, इस वाले फॉर्मूले का हम पहले यूज तुम्हें सिखाएंगे, उसके बाद हम किसी भी टर्म को कैसे और आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर ध्यान देना। जैसे देखना हमने यहां पर ये बोला कि a6 हमने बोला, बोर्ड पर ध्यान दो सभी। अब a प्लस, अब n की जगह पर 6 आ गया, मतलब 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, यानी कि हम a6 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस के 5d। ये चीज समझ पा रहे हो, मतलब 6 टर्म को हमने a प्लस 5d कैसे लिख दिया, केवल इस फॉर्मूले के हेल्प से।
ये चीज समझ पा रहे हो? अब जैसे अगर मैं यहां पर ये लिखता कि 8th टर्म, तो 8th का मतलब है एक ही जगह a रहेगा और एनी की जगह आ गया 8, यानी कि 8 - 1 मल्टीप्लाई d, तो ये हो जाएगा a + 7d। बताओ भाई यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? बोर्ड पर ध्यान देखना, केवल एक ट्रिक हम जो तुम्हें ट्रिक समझाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दो। तुमने देखा कि यहां पर 6 टर्म था तब a + 5d है, जब 8th टर्म है तब a + 7d है, यानी कि अब तुम चाहे कितना भी टर्म लिखो, तो मैं तुमसे लिख दूं 30 टर्म, तो इसका मतलब a + के 29d। बस ये लॉजिक तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब ये है कि हम जो टर्म यहां पर बोला जैसे 30 अगर बोला जाए तो 29d। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं a 44 टर्म, तो इसका मतलब a + 43d। ये चीज क्लियर है? पहले क्वेश्चन को समझ लो, कॉन्सेप्ट को, उसके बाद जो तुम्हारे डाउट है तब पूछना, ठीक है? बीच में बिल्कुल भी मत बोलो। तो a 44th टर्म हमारा हो जाएगा a + के 43d। मतलब जितने यहां पर नंबर दिए गए हैं, नंबर ऑफ टर्म 44 हैं, तो एक कम करके हमें यहां पर लिखना है। तो इसकी हेल्प, अब देखो ये मैंने तुम्हें क्यों समझाया है उसका भी रीजन है। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने 4 जो क्वेश्चन किया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोगों ने सेकंड पार्ट मतलब 2 पार्ट अटेम्प्ट किए थे। थर्ड और फोर्थ तो तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसका 5th पार्ट हमें दिया गया 3, 3 + के √2, 3 + के 2 √2 और डेड करके ये हमें दिया गया। पहले तो तुम्हें ये चेक करना है क्या ये सीरीज हमारी एपी में है या नहीं है। अब सीरीज अगर एपी में अगर है तब तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करेंगे, और अगर सीरीज एपी में अगर नहीं है तो हम इसके कोई भी टर्म कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो देखो पहला टर्म हो गया 3, फर्स्ट टर्म 3 है, किसी भी सीरीज का पहला टर्म तो 3 होता है। अब पहले चेक करो क्या ये सीरीज हमारी एपी में है या नहीं है। मतलब अगर हम यहां से d1 निकालें तो d1 का मतलब है सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, तो d1 बराबर बचेगा √2। अब अगर मैं यहां से d2 निकालें तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो तुम्हारे पास d2 बराबर भी कितना बचा? केवल √2। तो तुमने देखा कि d1 = d2, सो दिस सीरीज बिलोंग्स टू एपी। दिस सीरीज, ठीक है, बिलोंग्स टू एपी, 3 + के 2 √2 और एक यहां पर इन्होंने और लिख दिया था, एक टर्म यहां पर और दे दिया गया था 3 + के 3 √2, मतलब ये टर्म यहां पर और गिवन था। अब तुमसे ये बोला जा रहा कि अब ये सीरीज तो एपी में है, अब नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करो। तो जब हम नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करेंगे तो अब तुम देखो टोटल टर्म गिवन कितने इसमें, 1 2 3 4, मतलब 4 टर्म तो इन्होंने दे दिए। अब तुम्हें कौन कौन से टर्म निकालने हैं? तुम्हें 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है और 7th टर्म निकालना है। बताओ यही तो, इतने ही तो टर्म निकालने। इस सीरीज के नेक्स्ट 3 टर्म जो तुम्हारे होंगे वो 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट हो? अब ये चीज मैंने तुम्हें लिखना सिखाई है 5th को हम लिख सकते हैं a + के 4d, इतना लिख सकते हैं a + 4d। अब 6 को लिख सकते हो a + के 5d और 7th को लिख सकते हो a + के 6d। बताओ भाई यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो? ये चीज समझ पा रहे हो सभी? मतलब क्या है कि a की वैल्यू तुम्हें दे दी गई है 3, a की वैल्यू गिवन है 3 और 4 और d की वैल्यू गिवन है √2, तो इसका मतलब 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + के 6 √2, मतलब ये तुम्हारी नेक्स्ट 3 टर्म हो गई। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है? मतलब ये 3 टर्म हमने कैसे लिख दिए, तो उसके लिए तुम्हें ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। हम लोग हमेशा nth टर्म के फॉर्मूले का यूज करते हैं। बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब नोट करो क्वेश्चन को। 6 वाले क्वेश्चन पर सभी फोकस करें। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया 0.2, 0.22, ठीक है, 0.2 और 2 और 2, उसका 0. ठीक है 2 डेड करेंगे, ये हमें क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पर फोकस करो। सबसे पहले तो तुम इसके नेक्स्ट 3 टर्म जब फाइंड आउट करोगे जब पहले ये सीरीज एपी में हो, तो पहले तुम्हें ये जज करना है क्या ये सीरीज एपी में है या सीरीज एपी में नहीं है। तो अब तुम देखो, तुम D1 निकालो, तो D1 का मतलब है सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, तो D1 आ जाएगा, मतलब ये तो 2 बचेगा, 2 में 2 जाएगा तो 0, मतलब 0.02। उसके बाद D2 जब तुम निकालोगे तो D2 निकालने का मतलब है थर्ड टर्म में से
तो माइनस कर दोगे सेकंड टर्म को, तो रिजल्ट तुम्हारे पास बचेगा मतलब 0.002। ठीक है। अब इसी तरह से अगर तुम D3 अगर निकालो तो इसका मतलब है फोर्थ टर्म में से तुम माइनस कर दो थर्ड टर्म को। थर्ड टर्म को जब हम माइनस करेंगे तो D3 इक्वल आ जाएगा 0.002। तुमने एक चीज देखी यहां पर कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। सो ठीक है, सो दिस सीरीज, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू AP, नॉट बिलोंग्स टू AP, नॉट बिलोंग्स टू AP। ये चीज मैंने तुम्हें यहां पर बताई है। कभी भी कोई भी सीरीज जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जज करना होता है कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम अगर होते हैं यहां पर तो ये सीरीज हमारी AP में होती। क्लियर है भाई इतना। अब इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 वाले क्वेश्चन पे एक बार और ध्यान दो। 7 वाले क्वेश्चन में हमसे दिया गया 0, -4, -8, -12। देखो ये सीरीज हमें दे दी गई है। पहले तो तुम्हें ये जज करना है क्या ये सीरीज AP में है या नहीं है। तो तुम देखो D1 निकालो तो सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म यानी कि -4, D2 निकालो यानी कि थर्ड टर्म माइनस के सेकंड टर्म -8 + 4 यानी कि -4, और D3 अगर हम निकालें तो फोर्थ टर्म माइनस के थर्ड टर्म -12 + 8 यानी कि -4। तो तुमने देखा D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। सो दिस सीरीज बिलोंग्स टू AP, दिस सीरीज बिलोंग्स टू AP। ये वाली सीरीज हमारी AP में बिलोंग अप करेगी। ठीक है, जब AP में जब बिलोंग करे तो देन A इक्वल हमारे पास है 0, क्योंकि सीरीज का पहला टर्म तो 0 ही है ना, तो A इक्वल हो गया 0 और D इक्वल तुमने निकाल लिया -4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें नेक्स्ट 3 टर्म और निकालने, तो 1 2 3 4 मतलब 4 टर्म तुम्हें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म ये निकालने हैं। तो तुम देखो 5th को तुम A + 4D लिख सकते हो, और 6th को A + के 5D, और 7th को A + के 6D। अब देखना यहां से A + 4D, A की वैल्यू है 0 और 4 × D यानी कि -4, उसके बाद 0 5 × -4, फिर यहां पर 0 6 × -4। तो रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, रिजल्ट तुम्हारे पास यहां पर आ जाएगा -16, -20 और -24। ये नेक्स्ट 3 टर्म है। क्लियर है भाई, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। ठीक है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11 पर सभी ध्यान दो। 11 वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया A, A², A³ A की पावर 4 डैश। तुम्हें इसके नेक्स्ट 4 टर्म तुम जब फाइंड आउट करोगे जब ये सीरीज AP में हो। मतलब ये कि अगर तुम यहां से D1 निकालो तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D2 जब तुम निकालो तो थर्ड टर्म माइनस के सेकंड टर्म, अगर तुम D3 निकालो तो फोर्थ टर्म माइनस के थर्ड टर्म। मतलब इसका क्या है कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। मतलब इसके कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं है तो तुम यहां से लिख दोगे दिस सीरीज नॉट बिलोंग्स टू AP, नॉट बिलोंग्स टू AP। जब ये सीरीज हमारी AP में बिलोंग नहीं करेगी तो हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड आउट नहीं करने हैं। अब इसी जैसा एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। 12 वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया √2, √8, √18 और √32। देखो ये हमें दिए गए। ठीक है, √2, √8, √18 और √32 ये क्वेश्चन हमें दिया गया। अब पहले एक बार क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। पहले तो तुम इसके कॉमन डिफरेंस चेक करोगे। कॉमन डिफरेंस चेक करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करो। देखना √2 अगर हम 8 को लिखना चाहें तो 4 × 2 लिख सकते हैं। अगर 18 को लिखना चाहें 9 × 2 और 32 को लिखना चाहें तो 16 × 2। देखो ये सिर्फ हमने इसलिए ब्रेक किया है, ये तो √2 चल रहा है और तुम्हें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 √2। 9 होता है 3 का,
3 अंडर रूट 2 और 16 होता है 4 का। तुम्हें सीरीज देख के ही समझ में आने लगी हुई सीरीज हमारी एपी में, क्योंकि ये डायरेक्टली सभी यहां पर चल रहा है 1 2 3, लेकिन फिर भी D1 निकालो सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी यहां पर बैठे हुए हैं जो मतलब 2 अंडर रूट 2 में से जब अंडर रूट 2 को माइनस करेंगे केवल 2 बचाएंगे, ये कहते हैं अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, इस चीज पर विशेष ध्यान देना, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम 2 अंडर रूट 2 में से अगर अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो अंडर रूट 2 बचेगा, यानी कि अगर सेकंड टर्म और D2 अगर निकालें तो थर्ड टर्म माइनस के सेकंड टर्म, यानी कि यहां पर भी अंडर रूट 2 बचेगा। और अगर मैं यहां से D3 निकालें तो 4 अंडर रूट 2 माइनस के 3 अंडर रूट 2, यानी अब भी रिजल्ट यहां पर अंडर रूट 2 बचेगा। बता भाई यहां तक किसी कोई डाउट है? तो अब इससे हमें यह समझ में आया कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। सो दिस सीरीज, ठीक है, दिस सीरीज बिलोंग्स टू एपी, बिलोंग्स टू एपी, मतलब ये सीरीज हमारी एपी में बिलोंग करेगी। क्लियर है भाई इतना? जब ये सीरीज एपी में बिलोंग करेगी तो मुझे नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करने हैं। देखो पहली बात तो हमारे पास मेथड है वो वाला कैलकुलेट करने वाला, वरना तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस भी है। मतलब कैसे? ये 1 अंडर रूट 2 चल रहा है, उसके बाद देखो यहां से बोर्ड पे ध्यान देना सभी, ये 1 अंडर रूट 2 है, ये 2 अंडर रूट 2 है, ये 3 अंडर रूट 2 है, ये 4 अंडर रूट 2 है। अब इसके आने वाला टर्म क्या होगा? 5 अंडर रूट 2, उसके बाद 6 अंडर रूट 2, उसके बाद 7 अंडर रूट 2। भाई यही तो टर्म होगा या नहीं होगा? मतलब अगर हम नेक्स्ट टर्म को कैलकुलेट करेंगे, सीरीज अगर यहां पर बन रही है एपी का मतलब होता है हर जगह का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। 1 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, नेक्स्ट टर्म 5, उसका 6 अंडर रूट 2 और 7 अंडर रूट 2। बता भाई किसी कोई डाउट हो यहां पर? नोट करो इसको। हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट किया था। 12 अटेम्प्ट करने के बाद 13 वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है ना? 13 क्वेश्चन तुम्हें करना है। 14 वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो सभी, 2 क्वेश्चन रह गए, दोनों क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करवा देंगे, 13 तुम्हें करना है, ठीक है? 14 वाला क्वेश्चन दिया गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। एक बार इन स्क्वायर को ओपन करो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। अब बोर्ड पर सभी ध्यान देना, हमसे ये बोला गया था कि पहले ये पता करो क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है। तो सीरीज हम एपी में फाइंड आउट जब करेंगे जब ये सीरीज तुम्हारी किस में हो, पहले एपी में हो, तब उसके बाद हम नेक्स्ट 3 टर्म को कैलकुलेट करेंगे। मतलब जब तुम D1 निकालोगे तो सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, यानी कि यहां पर बचेगा 8, और जब यहां से हम D2 को कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड टर्म माइनस के सेकंड टर्म, 25 में से तुम 9 को माइनस करो, कितना बचेगा? तुमने देखा D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस सीरीज, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू एपी, नॉट बिलोंग्स टू एपी। देखो यहां से हम इस सीरीज को एपी में लिख सकते थे, मतलब यह है कि हमने D1 D2 निकाला, तुम D3 भी निकाल सकते थे, लेकिन D3 को हमने सिर्फ इसलिए नहीं निकाला क्योंकि जब D1 D2 इक्वल नहीं आ रहे, सीरीज वैसे भी एपी में नहीं है। अब इसी तरह से क्वेश्चन हमें दिया गया इसका 15 वाले पार्ट पर ध्यान दो सभी। 15 वाले पार्ट में हमें दिया गया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। देखो ये दिया गया, बोर्ड पर सभी ध्यान देना, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और यहां पर चल रहा है 73। एक बार डिफरेंस पर ध्यान दो, पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है। तो तुम देखना यहां से, जब हम D1 निकालें तो D1 का मतलब है सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, यानी कि 24, और जब तुम D2 निकालो तो D2 का मतलब होता है थर्ड टर्म माइनस के सेकंड टर्म, यानी कि 49 में से तुम 25 को माइनस करोगे, यानी कि 24, और D3 निकालोगे तो 73 में से 49 को माइनस करो, यानी कि 24। बता भाई यहां तक किसी कोई डाउट है? मतलब तुमने देखा D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, तीनों आपस में इक्वल हैं, सो दिस सीरीज बिलोंग्स टू एपी, ठीक है, दिस सीरीज बिलोंग्स टू एपी।
ये सीरीज एपी में बिलोंग करेगी। जब एपी में बिलोंग अगर करेगी तो इसका मतलब ए इक्वल तुम्हारे पास हो गया 1, क्योंकि भाई पहला टर्म तो 1 ही होता है, एपी का सीरीज का पहला टर्म ही तो फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म यहां पर 1 दिया गया और कॉमन डिफरेंस हमारे पास निकला है 24। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास 4 टर्म यहां पर दिए गए हैं 1 2 3 4। तो तुम्हें कौन कौन से टर्म निकालने हैं, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। और तुम्हें पता है 5th का मतलब क्या होता है, a प्लस के 4d, और 6 का मतलब होता है a प्लस के 5d, और 7 का मतलब होता है a प्लस के 6d। तो a प्लस 4d, a की वैल्यू है 1 और 4 मल्टीप्लाई 24, फिर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 24, फिर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24। इनको तुम सॉल्व करो। सॉल्व करने पर देखना यहां पर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 8 यानी 97, इसका 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 24 और कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना होता है 14। मतलब 3 टर्म तुमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है भाई, किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें? मतलब ये वाला लॉजिक समझ पा रहे हो सभी? मतलब सबसे पहले हम एपी चेक करेंगे, जो सीक्वेंस तुम्हें दे दिया गया क्या वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो सीक्वेंस चेक करने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब सीरीज तुम्हारी एपी में होगी। क्लियर है भाई? और सीरीज अगर एपी में है तो उसके बाद तुम उसके नेक्स्ट टर्म जो तुमसे पूछेगा वो कैलकुलेट कर लो। नोट करो इसको।